हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप CSIR नेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में जो 3 घंटा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपके सामने इन 3 टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। आपको एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड पार्ट वाइज स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब MSQ, MCQ प्लस जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और कितने क्वेश्चन वहां पे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और कितनी रिस्क आप ले सकते हैं, ये सब बातें बताने की कोशिश करूंगा। और एग्जाम का जो 3 घंटा होता है उन 3 घंटे में कैसे आप यहां पे फेज वाइज आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब बातें मैं आपके सामने बताने वाला हूं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो एग्जाम पैटर्न में यहां पे 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये CSIR नेट मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें जो पार्ट ए होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग यहां पे होती है। अगर आप पार्ट बी की बात करें तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब मैथ्स के हैं तो मैथ्स का, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट उस पर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें अगर बात करी जाए पार्ट सी, जहां पर 60 क्वेश्चन आते हैं, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। यहां पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसके 3 ऑप्शन करेक्ट है तो आपको 3 ऑप्शन यहां पे करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने 2 करेक्ट कर दिए और तीसरा भूल गए तो भैया आपको मार्क्स तो कटेगा नहीं पर मार्क्स मिलेगा भी नहीं, राइट। तो इसमें यहां पे 60 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 20 क्वेश्चन आपको यहां पे करने होते हैं। 4.75 मार्क्स का यहां पे वेटेज होता है। इसमें यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करी जाए वेटेज के बारे में तो जो हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड होता है उसका जो वेटेज होता है वो 30 मार्क्स का वेटेज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहां पे ये 75 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें अगर बात करी जाए यहां पे पार्ट सी के बारे में तो यार पार्ट सी के बारे में अगर बात करी जाए तो ये 95 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर आप देखें तो यहां पे टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं और 200 में से अगर आप 100 से ऊपर मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप आराम से यहां पे अपना नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और कभी कभी तो इस स्कोर पे JRF भी क्रैक हो सकता है। तो यार यही स्ट्रेटजी मैं आपके सामने बताऊंगा कैसे आप यहां पे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सुन यहां पे कि जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तब 3 घंटे आपका जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी ही मेहनत कर रहे थे पर अगर आप 3 घंटे अगर सही से नहीं करेंगे वहां पे तो यार फिर समस्या होने वाली है। पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपको ये ध्यान देना है कि उस दिन ज्यादा लोड नहीं लेना है। वैसे मॉर्निंग में अगर जो स्टूडेंट CSIR नेट मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं उनका सुबह ही एग्जाम है, तो अगर आप 7 बजे भी एग्जाम देने निकलते हैं तो आपको सेंटर पे 8:30 तक एनी हाउ पहुंच जाना है और आपका जो एग्जाम है वो 9 बजे स्टार्ट होगा, तो 8:30 से पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाना है। जो भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में साथ लेके जानी, भैया इस पे वीडियो अपलोड किया है, प्लीज जाके देख लीजिएगा, यहां दिख जाएगा आपको, ITA पे भी लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एग्जाम से 1 दिन पहले नींद पूरी लें। ऐसा नहीं कि भैया जिस दिन एग्जाम उस दिन सुबह आप 3 बजे उठ लिए ना, 3-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं पागलों की तरह। भैया एग्जाम से 15 दिन पहले जो आपने पढ़ाई करी या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। एग्जाम से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले अगर आप कोई चीज़ पढ़ ले और आप सोचते हैं कि ये एग्जाम में पूछी जाएगी, भैया बिल्कुल काम आने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, रात को आप पूरी अपनी नींद लीजिए, क्योंकि अगर आपने नींद नहीं ली, पता पड़ा कि एग्जाम का जो 3 घंटा है वहां पर आपको नींद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम देंगे तो आप मेंटली थोड़े फिट होने चाहिए ना, मतलब मानसिक रूप से एकदम शांत होने चाहिए आप। पता पड़ा कि आपने नींद नहीं निकाली और कहीं ना कहीं वो जो थकान होती है वो आपका एग्जाम खराब करवा सकती है। तो एग्जाम से पहले आप आराम से अच्छी नींद लीजिए और जो भी आपने पढ़ लिया है वो सब हो चुका है। अब एग्जाम से 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले कुछ भी होने वाला नहीं है, तो इतना स्ट्रेस आप एग्जाम से पहले मत लीजिए। दिमाग में एक तो ये चीज मत करिए कि उसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला क्या था, लोगों को देख रहे हो वो किताब खोल के पढ़ रहा है। मैंने देखा नॉर्मली सेंटर पे किताबें खोल के बच्चे देख रहे होते हैं, भैया कुछ नहीं होता है ना। ऐसे लोगों का भी नेट एग्जाम निकलता भी नहीं है। भैया आपने जो पढ़ा है 6 महीने या साल भर वो सबसे बड़ा है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जाम से पहले तो शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करना चाहिए, पूरा पढ़ने का तो समय भी नहीं है हमारे पास। और मैंने अपने जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा था मैथ्स केयर पे या 99 का जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने 2 बार कोर्स रिवाइज करा दिया है। और भाई इतना रिविजन हमने हमारी तरफ से करा दिया है, बाकी थोड़ा बहुत मेहनत आपने भी करी होगी, तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। आप ये मत बोलिए कि नहीं मैं एग्जाम जाऊंगा तो मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया, उसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला। शांत रखिए दिमाग को, फोकस अपना हटाइए और थोड़ा सा आप मतलब काम होके एग्जाम देने
जाइए। तो आपको जिस दिन एग्जाम देने जाना है उस दिन आपको सुबह आराम से 5 बजे या 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो जाइए। कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मस्ती से आप एग्जाम देने जाइए। थोड़ा सा अगर हो सके 5-10 मिनट तो अगर मेडिटेट कर ले, थोड़ा सा अगर आप अनुलोम विलोम कर ले या मेडिटेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आराम से शांत मन से एग्जाम दीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपका एग्जाम यहाँ पे जाएगा। कहीं होच पोच में जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से पहले थोड़ा सा आराम से नॉर्मल फूड लीजिए, ऐसा नहीं कोई बारी बारी खाना आपने खा लिया और पता पड़ा कि पेट में प्रॉब्लम होगी और आप एग्जाम में परेशान हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह जब एग्जाम देने जाएं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ ले लीजिए, है ना, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं खाली पेट एग्जाम देने चले गए, तो थोड़ा सा कुछ खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूस वूस फ्रूट्स हैं ले ले तो बहुत अच्छी बात है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, लीव टाइम टेकिंग क्वेश्चन फॉर द लास्ट। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मान लीजिए आप एग्जाम देने चले गए और एग्जाम जैसे आपका शुरू होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़ना है। पहली बात दिमाग में ये रखनी है। डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अ वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पर ज्यादा खोपड़ी मत चलाइए भैया। CSIR नेट मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, आपको 60 करने होते हैं और क्रैक करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही चाहिए। तो आपको समझने की जरूरत, 120 में से कम 30 क्वेश्चन आपको ढूंढने जो आपको इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। अटेम्प्ट 100% श्योर क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहला जो फेज होता है उसमें आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है, राइट। ऐसा नहीं कि भाई कंफ्यूज हो रहे हो फिर बाद में। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को 100% श्योरिटी, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वहां पे ऑप्शन आता है ऑनलाइन में। बी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग अ क्वेश्चन एंड मार्किंग द आंसर। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। कभी कभी क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हम फॉल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर पता पड़ा जो ट्रू है वो करके आ जाते हैं। भाई पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, है ना। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अभी मैं आपके सामने एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जब पेपर को आप 2 फेज में देते हैं या 3 फेज में देते हैं तो कहने की थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि क्वेश्चन को जब आप 2 से 3 बार अलग अलग टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंड कीप पेशेंस एंड काम। हमेशा शांति से एग्जाम दिए, जल्दीबाजी पागलों की तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर झाँक रहे हैं सब, अरे इसका फार्मूला क्या था, अरे उसका फार्मूला क्या था, नहीं। मान लीजिए उस टॉपिक में क्वेश्चन आ गया, छोड़ देंगे यार। अपने को 120 में से 30 ही तो करने हैं। बाई चांस कोई ऐसा फार्मूला जो आपके दिमाग से निकल गया, छोड़ो, दूसरा करेंगे, काय को उस पर दिमाग लगाना, ठीक है ना। तो शांति से आप थोड़ा सा काम रहिए और पेशेंस के साथ अपना एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए। अब मैं आपके सामने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि सर जो जनरल एप्टीट्यूड है, जो हमारा पार्ट बी है, जो हमारा पार्ट सी है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और पेपर कहां से हमें शुरू करना चाहिए। वैसे मेरा सजेशन ये है कि आपको पेपर पार्ट सी से शुरू करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर पार्ट सी से क्यों, पार्ट बी से क्यों नहीं। तो पार्ट सी से जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं और जब 60 क्वेश्चन आप क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिकॉल होता है, क्योंकि आपने ऑप्शन पढ़ा है तो दिमाग कहीं ना कहीं चलता है और दिमाग जब चलता है तो चीजें रिकॉल होती है और चीजें जब रिकॉल होती है तो जब आप पार्ट बी करेंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, राइट। तो आपको पहले फेज में क्या करना है, मैं आपको फर्स्ट फेज की बात करता हूं। जैसे ही आपका 9 बजे पेपर शुरू होता है तो 9 बजे सबसे पहले पार्ट सी आपको यहां पे खोल देना है ना। पार्ट सी में कोशिश करिए कि आप 40 मिनट लगाइए। सबसे पहले कितने मिनट लगाइए, 40 मिनट, है ना। 40 से 45 मिनट में बोलता हूं, वैसे 40 मिनट आप लगाइए और कोशिश करिए कि उन 60 क्वेश्चन को आप पढ़ें। देखो एक क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप ढंग से उसको पढ़ रहे हैं 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते। आप बोलोगे सर 60 क्वेश्चन को पढ़ने में कितना, देखो 60 में से 20 क्वेश्चन तो स्टेट्स के हो जाएंगे, तो उनको छोड़ देना। 40 क्वेश्चन ही आपके पास है ना। 40 क्वेश्चन अगर आप देखें ऑन एवरेज तो एक क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लगता है। और यहाँ पे पार्ट सी में ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, कभी कभी ओडी पीडी या इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी का कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा तो ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एकदम सीधे सीधे होते हैं ना। मतलब आपको थ्योरम के स्टेटमेंट होंगे या काउंटर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट उन क्वेश्चंस को करना है जो देखते ही हो रहे हैं। पहला जो फेज होता है, मतलब पेपर जैसे आप अटेम्प्ट शुरू करेंगे पार्ट सी में आप कोशिश करेंगे उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें जो देखते ही हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 60 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि देखते ही हो जाएंगे। मतलब 5 से 6 तो ज्यादा बोल दिया, 4 मान लीजिए ना। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे यार ठीक है हो गया। इसलिए पार्ट सी आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करिए, पार्ट बी में आइए। पार्ट बी में आपको यहां पे मिलेंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करना है। 40 में से मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके स्टेट्स के होते हैं, है ना। तो लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मैथ्स के होंगे, राइट। तो यहां पे पार्ट बी में जो होते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसमें कैलकुलेशन होती है और आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं।
तो इसके अंदर भी लगभग आपको 30 मिनट देने हैं। सुन, कितने मिनट देने हैं? 30 मिनट देने हैं। और कोशिश करके आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए ना। 4 से 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, है ना? 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज्यादा नहीं करना आपने को, ठीक है ना? आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप देखते हो रहे हैं, यार ठीक है तो पढ़ के यार कर लूंगा मैं, है ना? देखो आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे 40 में से 4 से 5 क्वेश्चन, मुझे लगता है कोई बड़ा गेम नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आइए आप वापस पार्ट ई में, जो कि जनरल एप्टीट्यूड है ना? जनरल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे मिलेंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन करने होंगे। तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आपको 25 मिनट देना है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है? 20 से 25 मिनट में मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ही हुए, ज्यादा नहीं हुए भाई, इतने हो रहे हैं यार, नहीं हो रहे सर ज्यादा, है ना? ठीक है, कोई इशू नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आपको मिनट टाइम कितना लग गया। टोटल आपने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए 12 से 15, है ना? और आपको टाइम कितना लग गया भैया? टाइम लग गया यहाँ पे आपके पास लगभग, अगर आप देखें 180 मिनट है, 95 मिनट, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 95 मिनट लग गया, है ना? बट जब आप ये काम कर रहे होंगे तब आपको एक काम और करना है, वो रखना है मार्क फॉर रिव्यू। जब आप यहां पे फर्स्ट फेज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मान लीजिए आपने सी पार्ट के लगभग 60 क्वेश्चन आपने पढ़े, आपको लग रहा है कि यार 4 से 5 तो मेरे से डायरेक्ट हो गए, पर ये 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे जिसको मैं कर सकता हूं, उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है। ये आपको मार्क फॉर रिव्यू वाला काम जो है ये इसी टाइम में आपको करना है। पार्ट बी में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जिसको लगता है कि यार ये कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं इसको सेकंड फेज में करूंगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दीजिए। इसी टाइप से आप यहाँ पे पार्ट जब जनरल एप्टीट्यूड का करेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू डाल दीजिए। वापस आ जाइए, आप अगेन सी पार्ट में आ जाइए, ठीक है ना? अगेन सी पार्ट में आइए, चूंकि आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुके हैं, है ना? अब आपको एक बार पढ़ लिया है, अब जब सेकेंड बार पढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा। इसके अंदर आप 25 मिनट दीजिए, आप ज्यादा टाइम नहीं देना। 25 मिनट में वापस जितने भी क्वेश्चन हैं वापस उनको पढ़िए, है ना? और उनको पढ़ के लगभग मुझे लगता है कि आप 3 से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए वापस पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी के अंदर लगभग मुझे लगता है 20 मिनट आपको लगेंगे। 20 मिनट में आप मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे वापस अटेम्प्ट कर लेंगे ना। 20 मिनट में देखो अल्टीमेटली पर क्वेश्चन अगर आप 5 मिनट ले रहे हैं, है ना? अब आप बोलोगे सर 20 मिनट में कहाँ से 4 से 5, अरे क्यों नहीं होंगे भाई? पर क्वेश्चन अगर आप 4 मिनट भी ले लो ना तो 16 मिनट होता है, तो बड़ा गेम नहीं है। आपको अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ 25 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना भी है और करना भी है, तो दोनों मान के लो तो भी ऑन एन एवरेज आपको 4 से 5 मिनट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके ही बता रहा हूँ आपको कि आप इतने में कर सकते हैं, है ना? उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड में 15 मिनट दीजिए वापस, है ना? जो भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मान लीजिए आपसे 2 से 3 क्वेश्चन ही हुए, सर ज्यादा नहीं हो रहे मेरे से, 2 से 3 क्वेश्चन ही हो रहे, कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आप क्या करें, इसको देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। तो अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे आपने कर लिए 9 से 12 क्वेश्चन, ठीक है ना? और कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे? तो टाइम लगा हमारे पास यहाँ पे, देखो हमारे पास 95 मिनट हो चुके हैं, हमारे पास नेक्स्ट बचे हैं 85 मिनट। अगर आप 85 मिनट में से अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास कितने मिनट हो गए सुन यहाँ पे? तो सुन आपके पास यहाँ पे हो गए 60 मिनट, है ना? कितने मिनट हो गए भैया? 60 मिनट। अब आपके पास कितने मिनट बचे? तो भैया आपके पास बचे 85 में से 60 मिनट यहाँ पे चले गए, तो भैया आपके पास यहाँ पे बचे हैं लगभग 25। और अब आपको इन 25 मिनट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप क्वेश्चन को तीसरी बार पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, राइट? और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ऑप्शन में भी डाउट होगा, तो वो आप क्वेश्चन को आप थर्ड फेज में यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब बात करिए पार्ट सी में आ जाते हैं। सो 10 मिनट हम यहाँ पे पार्ट सी में वापस हम देते हैं, है ना? 10 मिनट में आपको मुझे लगता है कि आराम से 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि आप ऑन एन एवरेज 3 मिनट भी ले लीजिए पर क्वेश्चन, तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें, सुन 8 से 10 मिनट, मान लीजिए 8 मिनट भी आप ले, 8 मिनट में भी लगभग मान लीजिए आप यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट ए में, लगभग आपके पास 7 मिनट यहाँ पे बचेंगे, और 7 मिनट में मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका जो 3 घंटा है उसके अंदर 3 फेजेस में आपने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्या इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हमारा नेट क्लियर हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लेते हैं, टेंशन मत लो, है ना? तो सुन यहाँ पे देखेंगे आप, तो टोटल आपने यहाँ पे 6 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब देखो ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं कि आपको इतना कम से कम करना है, क्लियर है? इससे ज्यादा भी आप यहां पे कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या अब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो सुन टोटल हमने अटेम्प्ट किए 12 और 9 21 और 6 27, मतलब टोटल हमने यहां पे 27 क्वेश्चन किए कम से कम, और 15 और 12 27 और 9, तो ये लगभग हमारे पास हो रहा 36। तो कुल मिला के हमने टोटल हमने 27 से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या सर इतने क्वेश्चन पे नेट एग्जाम क्रैक हो जाता है क्या? तो मैं आपके सामने बता रहा हूं
कि हो जाता है। कैसे होता है देखो इधर देखिए आप, है ना। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने पार्ट सी के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना। तो ये पार्ट सी है, तो 4 और 3 7 और 8 9, इसमें 9 क्वेश्चन से यहाँ पे दें तो 5 और 4 9 और 3 12, देखो 9 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप 9 से 12 की बात करें तो हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का आता है। तो यार यहां पे अगर बात करें तो सुन, यहां पे हमारे पास 42 से 57 मार्क्स तक आप लेके आ सकते हैं, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट। सुन यहां पे पार्ट बी के अंदर कितने हो रहे, 4 और 4 8 और 2 10, 10 ये हो गए। और यहां पे देखें तो 5 और 5 10 और 3 13। अगर आप देखें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये आता है हमारे पास 30 से 39, इतना स्कोर आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड है, 4 और 2 6 और 2 9, 9 यहां पे ये आ गया। इसमें यार 5 और 3 8 और 3 11, तो सुनिए 11 हमारे पास ये हो रहा है। अगर आप देखें तो यार हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो यार 9 दूना 18 ये मार्क्स हो गए, और ये हमारे पास 22 हो गए। अगर आप सभी मार्क्स को ऐड करें तो यार ये हमारे पास होता है 50 60 और ये हमारे पास 90, मतलब 90 मार्क्स कम से कम। और उसके बाद अगर ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो लगभग ये हमारे पास 118 मार्क्स आ जाते हैं। तो 90 से 118 का स्कोर आप कर सकते हैं, जो कि 100 के ऑलमोस्ट आसपास है। नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर 90 मार्क्स भी आपका आता तो नेट एलएस इजीली क्रैक होता है। अगर आप 118 तक लेके आते हो तो आपका जेआरएफ क्रैक होता है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, ये कम से कम टारगेट बोल रहा हूं मैं, है ना। अगर आप इस टाइम के अंदर, इस फेज के अंदर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप यहां पे देखें 40 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, बेटा मैंने ऑन एन एवरेज 10 मिनट में एक क्वेश्चन बताया आपको, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो 30 मिनट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बताए, तो लगभग ऑन एन एवरेज 7 से 8 मिनट ले रहे हो आप यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यार आराम से आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, उसमें 5 मिनट भी आप ऑन एन एवरेज लगा रहे हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थोड़ा बढ़ा सकते हो इस स्कोर को, पर ये मैंने मिनिमम बताया कि अगर आप ये आइडियली लेके चलते हो तो आप कर सकते हो। एक और मन में बताना चाह रहा हूं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि सर क्वेश्चन होते ही नहीं, सर बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, सर पता ही नहीं पड़ता है सर। तो भाइयों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, समझने की जरूरत है यहां पे कि यार आपको CSIR नेट के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया CSIR नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको यहां पे 30 क्वेश्चन अगर आपने मिनिमम अटेम्प्ट किए हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो आपको बताना चाह रहा हूं 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें मान लीजिए स्टेट्स के क्वेश्चन 35 से 40 हो जाते हैं। तो भैया मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कितने होते हैं भैया, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं अगर आप देखें यहां पे तो सुन ये होते हैं 85 से 80 क्वेश्चन, राइट। इतने क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। अगर मैथ्स के अंदर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए भैया 30 क्वेश्चन करने हैं। तो 120 में से अगर आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो काय को परेशान हो रहा, नहीं आएंगे यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि सर 90 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, अरे तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू 30 कर ले यार, तेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि 30 में से 15 क्वेश्चन तो आपने जनरल एप्टीट्यूड के कर लिए, बाकी 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के कर गए, सर आपकी कैलकुलेशन बिगड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जो बताया उस तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्लियर है? और ये मिनिमम बोल रहा हूं, बार बार बेवकूफ जैसी बातें मत करना है यहाँ पे कि गुरुजी हमने इतनी मेहनत करी, खाली 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे क्या? अरे बेटा कम से कम कर ले। हम जब भी क्रिकेट की टीम अगर आप कहीं ग्राउंड पे उतरती तो सबसे पहले मिनिमम टारगेट लेके चलती कि अगर हम इस टीम को बिट करना चाहते हैं तो हमारे को मिनिमम ये टारगेट तो देना ही पड़ेगा ताकि हम कॉम्पीट कर पाए। और आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और आपके दिमाग में एक माइंडसेट आपने बना रखा है कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, तो जब आप उतने क्वेश्चन के आसपास पहुंचते तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि यार मेरे को 30 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, बच्चे एग्जाम से पहले डीमोटिवेट होते हैं, यार 120 क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम हमारे पास 3 घंटे का ही होता है, अगर बाई चांस बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं जो टफ आते हैं, मेरे से नहीं होते हैं, मैं कैसे एग्जाम। अरे तो भाई समझ लो मेरे भाई, आपको 25% यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अगर 25% भी 120 में से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो 25 ही होता है। क्लियर है? तो अगर आप 25 से 30% क्वेश्चन भी सही करके आ गए ना, तुम्हारा जेआरएफ क्लियर है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, आपको उसका पॉजिटिव साइड समझने की जरूरत है। जब तक आप पॉजिटिव साइड नहीं समझोगे तब तक आप टेंशन में आओगे। यार 120 में से आपको 30 करने, 90 नहीं आएंगे, आपसे नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, तो जो हो रहा है उस पर फोकस करो ना। हमें उसकी पॉजिटिव साइड देख के चलना है। क्लियर है? तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको क्वेश्चन नहीं हो तो रोना मत कि सर पढ़ तो रहा हूं पर क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहे। अरे नहीं आएंगे तेरे को भाई, 90 में 120 में से तेरे को 30 ढूंढने हैं। कौन तेरे को जेआरएफ क्रैक कराएगा? कम से कम बोल रहा हूं मैं फिर से,
30 से ज़्यादा ही करने हैं अपने को, कोशिश करना है कि 30 है, पर सबसे पहला टारगेट देखना है कि मेरे को 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में सही करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। एक मैंने अलग से और बता रखा है यहाँ पे, एक फेज और बता रखा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज द आइडियल फेज जो मैंने यहाँ पे लिख के लाया था कि आप कोशिश करिए कि जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 10 सही करने की कोशिश करिए। जो हमारा पार्ट बी है उसमें 14 से 16 सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पार्ट सी होता है वहां पे थोड़ी समस्या आती है, और पार्ट सी के अंदर 12 से 14 सही करने की कोशिश करें। अगर आप पार्ट सी में थोड़ा कम कर पा रहे हैं तो पार्ट बी के साथ कंपनसेट करिए। पार्ट सी के क्वेश्चन को जब आप अलग अलग टाइम पे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ में कम आता है। क्लियर है? तो आप थोड़ा इंटरवल लेके वापस पढ़िए उसको, है ना। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पढ़ लिया और कर लिया। देखो, अगर आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस दिख रहा है और सीधा आंसर नजर आ रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं, है ना। पर जब आपको लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय लग रहा है, तो चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर पढ़िए। एक और लास्ट मेरा जो बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। देखो, रिस्क बड़ी दिक्कत होती है कि सर लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है 2 में से एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे, खास करके बी पार्ट में ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जिसमें 2 ऑप्शन में से एक आपको नजर आ रहा है, या जनरल एप्टीट्यूड में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपने CSIR नेट का पेपर अटेंड किया और आप लास्ट तक उसको रखिए, अगर आपके 30 क्वेश्चन यहां पे सही हो रहे हैं तो उसका 10% आप यहां पे रिस्क ले सकते हैं। मतलब 30 का 10% होता है 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन में आप तुक्का मार के आ सकते हैं। इतना आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। याद रखिएगा, रिस्क हमेशा 10% से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये एटीट्यूड के साथ एग्जाम देंगे तो भैया कोई समस्या आने वाली नहीं है। जिन भी स्टूडेंट ने पिछली बार एग्जाम दिया है उन्होंने क्या गलती करी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनको उन गलतियों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स यहां पे इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सीखने को मिले। बाकी अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो हमारा जो उदय बैच है, जो कि CSIR नेट जून 2024 के लिए, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस 27 दिसंबर से आपको हम फाउंडेशन का एक्सेस दे देंगे, जनरल एप्टीट्यूड का एक्सेस मिल जाएगा, और 9 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। इस यहाँ पे मैं 2 बार कोर्स कराऊंगा। हमारा जो कोर्स है वो जनवरी से स्टार्ट होगा, एंड आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो हम मई तक करा देंगे। उसके बाद फिर आपका क्रैश कोर्स हम कराएंगे। तो कुल मिला के 2 बार कोर्स यहाँ पे होगा, एक बार कंप्लीट कोर्स होगा, उसके बाद एक क्रैश कोर्स यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर आपको लाइव, रिकॉर्डेड, PDF, DPP सॉल्यूशन सब कुछ हम देने वाले हैं। इसमें अगर आप नेक्स्ट कोर्स लेना चाह रहे हैं, इसमें नेक्स्ट अगर आप जून प्लस दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 12,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुनिए, जो फीस है ये 27 दिसंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद फिर बढ़ जाएगी। इस हिसाब से अगर आप IIT JEM CUT PG का दोनों का कॉम्बो कोर्स लेना चाह रहे हैं, हम कॉम्बो ही दे रहे हैं, वो 6,999 में आपको मिल जाएगा। 29 दिसंबर से हम इसका एक्सेस दे देंगे, और 9 जनवरी से हमारा फुल फ्लेज कोर्स स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं लगभग 3 बार कोर्स कराने वाला हूँ। इसमें जो आपका कोर्स है वो जनवरी से स्टार्ट करूंगा, आपका जून तक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। उसके बाद जुलाई से हम वापस कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका हम लोग नवंबर तक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में आपका क्रैश कोर्स रहेगा। तो लगभग 3 बार कोर्स कराने वाला हूं। अगर आप IIT JEM 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी टाइप से अगर IIT JEM 2026 की करना चाह रहे हैं तो 12,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें अगर आप हमारा CSIR नेट का कॉम्बैट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 999 इसकी कॉस्ट है। सुनिए, एग्जाम तक वैलिड है। यहाँ पे पुराने जितने भी हमारे रिकॉर्डेड कॉम्बैट है वो आप मिल जाएगा, मैराथन है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन है, वो सब आपको मिल जाएगा। इसमें हमारी बुक्स है जो कि हमारे मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, रिजनेबल प्राइस है। इवन ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगी, वहाँ से बाय कर सकते हैं। सुनिए, टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और सुनिए, हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS के लिए अवेलेबल है। इसमें कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन की क्लास है जो कि बड़ी हेल्पफुल होने वाली है CSIR नेट स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी। इसमें यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।